हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित थे हमारे, वो किए थे। और आज जो है फिर से मैं आप लोगों के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बार बार आप लोगों की परीक्षाओं में, चाहे वो कॉमर्स की आप लोगों की कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे लेखा लिपिक लेवल की हो या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट की हो या कॉमर्स से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हो पूरे भारतवर्ष में, तो वहाँ पर को आप लोगों के ये बेसिक अकाउंटिंग से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर आप लोग के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप लोगों को ये पता होंगे। आप लोग देख लीजिए, आप लोग रिवाइज भी इसे कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, ये जो हमारे बेसिक क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारे, उन्हीं पर आधारित हैं। जो भी बेसिक जो भी हमारे पहले पहले के जो टॉपिक हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन हैं। तो आप लोग देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है कि जो इंटेंजिबल एसेट होती है, जो अमूर्त असंपत्ति होती है या संपत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अमूर्त संपत्ति हम किसे कहते हैं दोस्तों। अमूर्त संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जो जिसे हम लोग छू या देख नहीं सकते, तो ऐसी संपत्तियों को हम लोग अमूर्त संपत्ति या इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें फर्नीचर, और अगला ऑप्शन है फिक्टिशियस एसेट या कृत्रिम संपत्तियाँ, बिल्डिंग, भवन, और कैश यानी हमारा कैश रोकड़। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हमारा फर्नीचर है, बिल्डिंग है और हमारा जो कैश है, ये तीनों हमारी जो है टेंजिबल एसेट होती हैं, यानी मूर्त संपत्ति होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। एक हमारी इसमें है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जो कि फिक्टिशियस एसेट है, जिसे जो कृत्रिम संपत्तियों के अंतर्गत हम जिसे रखते हैं। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लास में बता रखा है। बाकी जो है आप लोग याद कर सकते हैं, जो फिक्टिशियस एसेट है ये भी हमारी अमूर्त संपत्तियों के अंतर्गत हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एक्सपेंस, यानी कौन सा एक व्यय नहीं है ये बताना है। रेंट, सैलरी, परचेस एंड ड्राइंग। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हमारा रेंट है, सैलरीज है और बात करें परचेस है, ये तीनों हमारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारी ड्राइंग है, ड्राइंग शब्द हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जब भी जो बिज़नेस का ऑनर होता है, जो बिज़नेस का ऑनर होता है दोस्तों, उसके द्वारा जो भी कैपिटल या बात करें कैश की बात करें या फिर बात करें कोई भी गुड्स या फिर कुछ भी, जब भी वो कोई चीज़ निकालता है तो ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। और जब भी वो ड्राइंग करता है तो बिज़नेस से उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है, लायबिलिटी बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाती है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जब ड्राइंग होती है तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाती है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और है, रेंट। रेंट में भी आप लोगों को मैं एक बात और बता दूँ, जब हमारे जो रेंट है, रेंट अगर सपोज कीजिए अगर रिसीव होगा तो वो इनकम मानी जाती है, और जब वो पे होगा तो वहाँ पर को हमारा उसे हम लोग एक्सपेंस के रूप में देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि फुल नेम बताना है आप लोगों का गैप का, यानी पूरा नाम क्या है गैप का। तो गैप एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, क्योंकि इसके बेस पे जितने भी देश में हमारे जो है अकाउंटिंग करते हैं, ये एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होता है। और इसके आधार पर एक प्रिंसिपल की तरह ही ये होता है, जहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इस आधार पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू, यानी दोस्तों यहाँ पर को बात करें, लाभ की आशा ना करें, हानियों के लिए प्रावधान करें, किससे संबंधित है। तो दोस्तों हमारी कुछ बात करें तो कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ हमारे परंपराएं होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो ऐसी कौन सी परंपरा है या कौन सी अवधारणा है जिस पर हम लोग जो लाभ की आशा नहीं करते हैं और हानियों के लिए प्रावधान करते हैं, या एक्सपेंस जितने भी होने वाले होते हैं उनके लिए हम लोग प्रावधान करते हैं। तो यहाँ पे ये बताना है। तो याद रखेंगे, ये काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो जो हमारी एक कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या बात करें रूढ़िवादिता की प्रथा जो है, इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी हमारे जो लॉसेस होते हैं या एक्सपेंस इन फ्यूचर में हो सकते हैं, उनके लिए हम लोग पहले से प्रावधान करते हैं। और जो हमारी इनकम होती है उसे हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट बोलता है कौन सा, रूढ़िवादी प्रथा का, जो हमारा कंजर्वेटिज्म है, कंजर्वेटिज्म जो हमारा कन्वेंशन है वो बोलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन, यानी जो लेखांकन समीकरण है वो किस पर आधारित है ये बताना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, गोइंग कंसर्न पे, डुअल कॉन्सेप्ट पे या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, सबसे पहले तो आप ये याद रखें जो अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं। आप लोगों को पता है जो भी हमारी टोटल एसेट होती है उसकी बराबर जो हमारे बिजनेस में कैपिटल लगी होती है, प्लस उसके बाद बात करूँ मैं जितनी भी हमारी टोटल लाइबिलिटी होती है, तो वो दोनों हमारे बराबर होते हैं। यानी जितनी टोटल एसेट होती है उतनी ही हमारी करंट, दोनों बात करें करंट टोटल लाइबिलिटी और हमारी जो कैपिटल होती है, तो ये दोनों हमारे बैलेंस होते हैं। यानी टोटल एसेट के बराबर कैपिटल प्लस हमारी जो लाइबिलिटी होती है, इसी को हम लोग बात करते हैं लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशन इसे कहते हैं। और ये जो हमारा है ये किस पर आधारित है, ये हमारे डुअल कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और डुअल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने इस वीडियो में और पिछली वाली वीडियो में कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। जो डुअल कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा है, ये सिद्धांत जो है, ये लुकास पेसियोली जो हमारे लेखांकन के जनक कहे जाते हैं, उनके द्वारा दी गई थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वेयर बिजनेस एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर। वह अवधारणा जहाँ व्यवसाय और स्वामी अलग अलग होते हैं, वो कौन सी अवधारणा है हमारी। तो याद रखेंगे इस अवधारणा का नाम ही है आप लोगों का व्यवसाय और स्वामी अलग है। तो याद रखिएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी सत्ता की अवधारणा सत्ता की अवधारणा जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी हम लोग बात करते हैं, या स्वायत्त की अवधारणा भी हम लोग, इसके हिंदी में अनेक नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग इसे कहते हैं, जिसमें जो है बिजनेस और ऑनर बिल्कुल दोनों अलग अलग होते हैं। ये प्रश्न भी आप लोगों के बार बार आता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ये तो बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप, ये है एट व्हाट प्राइस द स्टॉक इज़ वैल्यूड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो कंजर्वेटिज्म जो हमारी यानी रूढ़िवादिता जो प्रथा है दोस्तों, उसके अनुसार रहतिया का मूल्यांकन या रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक या फिर बात करें जो स्टॉक है उसका जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो किस पर किया जाता है। तो याद रखेंगे एट कॉस्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लो, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस और जो हमारी मार्केट प्राइस में से जो भी कम होती है, लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम होती है, उस पर हम लोग अपना जो है क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच हेल्प इन असर्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस करेक्टली आर, यानी लाभ हानि का सही निर्धारण में कौन सी अवधारणा सहायक होती है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें गोइंग कंसर्न, मैचिंग कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट या फिर बात करें कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा कहता है पूरे साल में जितना भी हमारा एक्सपेंस हो और जितना भी हमारी अर्निंग हो या फिर इनकम हो, तो वह उसको कंसिडर करता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट यानी मिलान अवधारणा। और यहाँ पर कोई ही हम लोग जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा which from the accounting is adopted by a businessman, यानी एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है ये बताना है। लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन, या फिर बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे हम प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं, या टैक्स अकाउंटिंग या कर लेखांकन। तो दोस्तों याद रखेंगे एक व्यवसायी के द्वारा या बिजनेस मैन के द्वारा जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये हो गए यहाँ पे पूरे इस पेज में। तो अगला प्रश्न है आपके सामने द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई, यानी जो लेखांकन की वसूली अवधारणा है या वसूली का सिद्धांत है वो लागू कहाँ पे नहीं होता ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी दीर्घकालीन निर्माणी ठेकों में। अगला ऑप्शन है रेल ट्रांसपोर्ट, रेल यातायात में। अगला ऑप्शन है इसमें क्वेरी इंडस्ट्री यानी खदान उद्योग में। और फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर बात करें विनिर्माणी उद्योग में। तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे पहले तो समझिए कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है या फिर बात करें वसूली की अवधारणा या वसूली का जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है हमारा, ये क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों जब भी
हम लोग जब तक हमारे पास रिकॉग्नाइज ना हो जाए कोई भी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन ना हो जाए, कोई भी, जब हम गुड्स सप्लाई करते हैं या फिर गुड्स रिसीव करते हैं, जब तक हम लोग उसे रिसीव ना कर रहे हैं या उसको हम लोग ट्रांसफ़र ना कर दें, या फिर बात करें जब तक हमें उसका कानूनी रूप से अधिकार ना मिले, तो वहाँ पे तब तक हम उसे रियलाइजेशन यानी उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इन सभी में बात करें रेल ट्रांसपोर्ट, आप लोगों का खदान उद्योग, या फिर बात करें मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण उद्योग, इन सभी में जो है रियलाइजेशन अकाउंट जो है लागू होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म की जो मैन्युफैक्चरिंग दीर्घकालीन निर्माणी ठेके होते हैं, इनमें नहीं होता। अब ये इनमें क्यों नहीं होता, इनको समझिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म जैसे बात करें, जैसे अगर हम रोडों की बात करें, अगर हमें हाईवे बनाना हो तो हाईवे के लिए क्या होता है, जो अमाउंट होता है दोस्तों, वो एक साथ ना आके क्या होता है, और उसका काम भी जो है पार्टिंग पार्टिंग में होता है। इस वजह से ऐसा होता है कि कई सालों तक उसका अमाउंट नहीं मिलता और कई सालों तक वो काम नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पर ये जो है, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे फॉलो नहीं होता। जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन या फिर बात करें निर्माण उद्योग होते हैं, उस पर स्पेशली ये हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स, यानी कौन सा एक असत्य है, ये बताना है। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। देयर आर मैनी व्यू ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांतों के अनेक विचारधाराएं हैं। अगला ऑप्शन है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी लेखांकन समीकरण पर आधारित है। अगला ऑप्शन है देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग, यानी लेखांकन में जो रूढ़िवादिता के सिद्धांत का कोई प्रयुक्त नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जितना भी हमारा ये वाले पॉइंट है, ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट है, याद रखिए। देखिए, जो हमारी अकाउंटिंग होती है ना, वो हमारी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहलाती है। पहला तो ये सही है। अगला ऑप्शन है इसमें लेखांकन सिद्धांत के अनेक विचारधाराएं, बिल्कुल दोस्तों, देयर आर मैनी व्यू ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी राइट आंसर है। फिर अगला पॉइंट है इसमें अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी एक जो हमारी अकाउंटिंग होती है लेखांकन समीकरण पर ही आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है रूढ़िवादिता का जो सिद्धांत है वो हम लोग अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है रेवेन्यू इज़ जनरली रिकॉग्नाइज बीइंग अर्न एट ए टाइम। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट इससे पहले बोला था, सेम वही वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। रेवेन्यू इज़ जनरली रिकॉग्नाइज, यानी जब भी जो हमारी आय होगी उसे अर्जित हम कब मानेंगे, यानी कब उसे हम लोग मानेंगे कि वो हमारी आय हो चुकी है। तो पहला ऑप्शन है एग्रीमेंट ऑफ सेल इफेक्टेड, यानी बिक्री के ठहराव के समय। या फिर बात करें प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, यानी उत्पादन जब पूर्ण हो जाता है तब। या फिर बात करें कैश रिसीव, यानी रोकड़ जब प्राप्त हो जाता है। या फिर बात करें गुड्स आर डिलीवर, माल सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी माल सुपुर्द मतलब जब कोई सेलर हमसे जो है गुड्स ले लेता है उस समय। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब हम लोग जो है गुड्स को डिलीवर कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज, वहीं पर हम लोग मान लेते हैं अपनी इनकम को, चाहे हमें उस समय कैश मिले या ना मिले, जैसे कि हमारा एग्रीवल कॉन्सेप्ट भी कहता है यही बात। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को, पहले बेसिक अकाउंटिंग में देख सकते हैं। अब मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो याद रखेंगे, लेखांकन की जो अधिकतम अवधि जो हो सकती है वो है 15 माह या फिर 15 मंथ। यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो हमारी अकाउंटिंग पीरियड होता है वो जनरली हमारा 12th मंथ का होता है। और ये 12th मंथ हमारा कब से कब तक स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर आप लोगों का 31 मार्च तक का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और यही आप लोगों का कंपनी एक्ट 2013 में भी इसे एक्सेप्ट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अन इनकम, यानी निम्न में से कौन सी एक आय नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन है इसमें कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, या फिर बात करें कैपिटल रिसीव, या फिर बात करें इंटरेस्ट रिसीव। देखिए दोस्तों,
जो भी हमारा कमीशन रिसीव होता है ये भी हमारी इनकम है, और डिस्काउंट रिसीव जब होता है ये भी हमारी इनकम है, इंटरेस्ट जब रिसीव होता है ये भी हमारी इनकम है। लेकिन जब कैपिटल हमें प्राप्त होती है, यानी कैपिटल, जब भी आप लोगों के बिज़नेस में कैपिटल वर्ड आ जाए ना, तो याद रखिएगा, जब भी हमारे बिज़नेस में कैपिटल वर्ड आ जाता है तो याद रखिएगा ये ऑनर के द्वारा लगाई गई पूंजी होती है। ठीक है, ऑनर के द्वारा जो कुछ भी हमारे बिज़नेस में लगाया जाता है वो कैपिटल एज ए हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, और ये कैपिटल जो है बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, बिज़नेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फिक्स एसेट इंक्लूड इच, यानी अचल संपत्तियों में शामिल होता है। अचल संपत्तियां मतलब फिक्स एसेट बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कैश, फिर अगला ऑप्शन है पेमेंट इन एडवांस, फिर अगला ऑप्शन है फर्नीचर, या फिर क्लोजिंग स्टॉक। तो याद रखेंगे अचल जो हमारी संपत्तियों में जो शामिल होता है वो है इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा कैश हो गया, पेमेंट हो गया और अंतिम रहती है, ये हमारी करंट एसेट के अंतर्गत आती हैं। लेकिन एक पॉइंट और बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे जो फर्नीचर है ना दोस्तों, ये फर्नीचर अगर कोई बिजनेसमैन अगर फर्नीचर का ही काम करे तो वो उसके लिए गुड्स बन जाता है, और जब वो गुड्स बन जाएगा तो वो भी हमारी करंट एसेट की तरह ही होगी। अगर कंडीशन आप लोग देख लीजिएगा कैसी कंडीशन इसमें दे रखी है, उस हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा। वैसे इसका फर्नीचर जनरली हम लोग फिक्स एसेट के रूप में देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, यानी जब लोन पर दिया गया जो ब्याज होता है वो क्या है ये बताना है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉस, या फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों याद रखेंगे जब भी हम लोग लोन पर जो भी इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं वो हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, बिजनेस क्लासिफिकेशन आर, यानी जो व्यवसाय को बांटा जा सकता है। पहला ऑप्शन सर्विसेज सेवाओं के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों याद रखेंगे जो भी हमारा बिजनेस होता है उसमें सर्विसेज भी होती हैं, ट्रेडिंग भी हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, यानी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑनर्स कंट्रीब्यूशन इज बिजनेस इज नॉन एज, यानी व्यवसाय में व्यवसाय द्वारा किया गया अंशदान, यानी जो भी कंट्रीब्यूशन करता है ओनर, जैसा कि अभी इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो वो क्या होता है बिजनेस में ये बताना है। कैश, इनकम, कैपिटल, या नॉन ऑफ दिस। तो कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी लेखा पुस्तकों में किसका लेखा नहीं किया जाएगा ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स का, माल विक्रय का, पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी भुगतान का, ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी माल आपूर्ति का आदेश का, या फिर बात करें सैलरी ऑफ स्टाफ। तो दोस्तों आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा हमारे अकाउंटिंग में। कॉन्सेप्ट है कि जब जो भी हम लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, यानी हम उन्हीं लेखों का, यानी उन्हीं हम लोग ट्रांजैक्शन का हम लोग बात कर सकते हैं, या उन्हीं का लेखा कर सकते हैं जिनको हम लोग मनी में मेजरमेंट कर सकें। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी जो ऑर्डर मिलता है उसका हम लेखा नहीं करते, लेकिन जब ऑर्डर होने के बाद हम उसे सप्लाई कर देते हैं तब हम उसका लेखा करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है आपके सामने, ये है कि इज़ नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, यानी पुस्त पालन का भाग नहीं है, ये बताना है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ट्रायल बैलेंस, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारी बुक कीपिंग होती है ना, बुक कीपिंग, तो यहाँ पे बुक कीपिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है, यानी पुस्त पालन। इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और कहाँ तक होती हैं आप लोग याद रखेंगे। जो हमारी बुक कीपिंग होती है इसमें हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है कि किन का हमें लेखा करना है, किन का नहीं करना है, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था आप लोगों का। फिर उसके बाद हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे क्लासीफाइंग करते हैं जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है लेजर में, और पोस्टिंग करते हैं। तो ये हमारे पार्ट कहलाता है बुक कीपिंग का। और इससे आगे का पार्ट हमारा
जो है अकाउंटिंग का पार्ट करा था, ये हमने ऑपरेटिंग साइकिल में हमने सीखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे आगे की कहानी मैं आप लोगों को या इससे आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। कहानी नहीं कहना चाहता, मुझे कहानी नहीं है, फ़िलहाल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के सभी एग्ज़ामों में आने के लिए, आने इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मे भी ये आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों का ऑनलाइन बैच चल रहा है और जो है वीडियो आप लोगों को लिंक के माध्यम से दी जाती हैं। और अभी हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। बेसिक से मतलब अभी हम लोग बेसिक अकाउंटिंग से स्टार्ट हमने कर रखा है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, अकाउंटिंग अच्छी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। फ़िलहाल जो नंबर हैं आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नंबरों पे आप लोग कॉल कर सकते हैं मुझे या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से पीडीएफ आप लोगों को हर एक टॉपिक पे बना के दी जाती है। और जिस प्रकार से ये आंसर्स के साथ आप लोग को पहले वैसे ही दी जाती है, फिर उसके बाद आंसर के बाद दी जाती है। अगर आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इन नंबरों पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ट्रायल या डेमो वीडियो के लिए मैंने अपने हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को डेमो वीडियो काफ़ी मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। और स्पेशली मैंने डेमो वीडियो डाल रखी हैं, चाहे तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।